नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ये जो ईएमएफ हमको मिल रहा है इस डायरेक्शन में, कितना मिलेगा, कितना वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, कैसे निकालेंगे उसको, कैसे निकाला जाएगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि फैराडे का नियम क्या होता है, क्योंकि इस जो है डी फाइव डी टी जो है, ये आपका डी फाइव बाई डी टी है, वो फैराडे का नियम से आता है। तो फैराडे का नियम है, शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है, ये हो गया एन और ये हो गया एस। अगर किसी भी कंडक्टर को, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसको एक बार नजदीक लाया जाए और एक बार दूर लाया जाए, तो इसमें क्या होता है, इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अगर इसको लोड से जोड़ दिया जाए, लोड से जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होता है, इसमें करंट प्रवाहित होने लगता है। तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न जो हो उसके कारण, एक बार जैसे ये मैग्नेट है, इसको नजदीक लाना है और एक बार दूर ले जाना, मतलब इसको ऐसे ऐसे रोटेट करना है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका मान कितना होता है, ईएमएफ बराबर होता है डी फाइव बटा डी टी। इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको बस याद करना है कि जो ईएमएफ होगा फैराडे के नियम से, जो किसी भी कंडक्टर में अगर चेंजिंग फ्लक्स मिलता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका मान होता है डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये डी फाइव बाई डी टी। अब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के रेफरेंस में। अब हम लोग बात करते हैं किसके, डीसी जनरेटर के बात में, रेफरेंस में। तो ये आप जान गए होंगे कि फैराडे के नियम से कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। अब मान लीजिए ये डीसी जनरेटर का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, फिर एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। पहले आप इस नाम में समझिए, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, कोई इसमें कंडक्टर रखा हुआ है, कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न होगा इसमें। अब एसी होगा डीसी होगा वो अलग इशू है, लेकिन ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ होगा, कितना पोल है, 2 पोल है। अगर मान लीजिए इस पोल का संख्या हम बढ़ा दें, पोल का संख्या हम बढ़ा दें, मतलब 2 से 4 कर दें, तो ईएमएफ का बढ़ेगा या घटेगा, ईएमएफ का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए डी फाइव बाई डी टी, फाइव का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान क्या होगा, फाइव का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान, सॉरी, ईएमएफ फाइव का मान बढ़ेगा तो ईएमएफ का मान बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें, होता है डी फाइव बाई डी टी। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइव का, मतलब फाइव का मान हम बढ़ाएंगे, फाइव का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान बढ़ेगा। अब फाइव का मान कैसे बढ़ेगा, जब पोल की संख्या बढ़ेगा, जब पोल की संख्या बढ़ेगा। मान लीजिए 2 पोल है तो कुछ फाइव होगा, 4 है तो कुछ होगा, 8 है तो कुछ होगा, 12 है तो ज्यादा होगा, 20 है तो उससे ज्यादा होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए ऐसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ, प्रत्येक चालक द्वारा एक क्रम में काटा गया फ्लक्स कितना होगा, कितना फ्लक्स काटेगा, जितना पोल है, तो हम इसको कह सकते हैं पी फाइव। पी फाइव कितना काटेगा, अगर मान लीजिए पी का मान 2 है तो 2 फाइव काटेगा, अगर 4 है तो 4 फाइव काटेगा, अगर 8 है तो 8 फाइव काटेगा, तो जितना पोल है उतना काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पी फाइव। ठीक है, डी फाइव वाला कितना हो गया, पी फाइव। तो हम डी फाइव बराबर कितना हो गया, डी है ये, तो डी फाइव बराबर कितना हो गया, पी फाइव। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक चीज और बताइएगा इसमें कि, एक चीज और बताइएगा, मान लीजिए ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर बनाते हैं, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसको हम रोटेशन करा रहे हैं, ठीक है, इसको रोटेशन करा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एन है, एन हम इसका रखते हैं कि एन स्पीड से घूम रहा है, एन आर पी एम, मतलब 1 मिनट में एन स्पीड से घूम रहा है, 1 मिनट में एन स्पीड से घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितना से घूमेगा, ठीक है, एन एन बटा 60। अब कहिएगा कैसे, क्योंकि 1 सेकंड में निकालना है, एन क्या है, आरपीएम है, आरपीएम, इसका मतलब तो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना चक्र लगाएगा वो। तो जब 1 मिनट में कितना लगा एन, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 60 से भागा हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 60 से भागा, क्योंकि यहाँ हमको निकालना है डी फाइव तो निकल गया, अब डी टी निकालना है, टी निकालना है, टी क्या होता है यहाँ पे,
समय होता है, समय लेना पड़ता है सेकंड में। तो हम इसको मिनट को हम क्या करना पड़ेगा, हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में हमका n/60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो गया n हो गया rpm। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, n/60। n/60 1 सेकंड में कितना घूमेगा, n/60 जितना भी रहेगा वो 60। मान लीजिए 1 मिनट में घूम रहा है, 1 मिनट में घूम रहा है 60 चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 60 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 60/60 1 चक्कर लगाएगा। जाहिर सी बात है 60 अगर मान लीजिए 1 मिनट है तो 60 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 60 चक्कर, 1 चक्कर लगाएगा, जाहिर सी बात है। तो उसी प्रकार से 1 सेकंड में क्या होगा, n/s जो स्पीड रहेगा उसका हम निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो अब हम क्या किए, d5 भी निकाल लिए। हमने क्या किया, d5 भी निकाल लिया और dt भी निकाल लिया, dt भी निकाल लिया, t भी निकाल लिया। ठीक है, फाइव कितना हो गया, p5 हो गया, और t कितना हो गया, t कितना हो गया, n/60 हो गया, n/60 हो गया। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया है, मैं फिर से बात करना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन हुआ है यहाँ पे सिर्फ। जैसे देखिए मैं समय की बात कर रहा हूँ, जो जैसे n क्या है, rpm है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, n/60। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। लेकिन हमको 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, n/60 चक्कर लगेगा, चक्कर होगा ये। तो चक्कर नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि 1 सेकंड में मतलब 1 चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, हमको समय निकालना है, समय। ठीक है, हमको समय निकालना है कि मतलब 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो हमको 1 चक्कर लगाने में, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिएगा कि n चक्कर लगाने में हमको 60 मिनट लगता है, 60 सेकंड लगता है। ठीक है, 1 मिनट लगता है मतलब 60 सेकंड लगता है। तो 1 चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 60/n। 1 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 60/n, क्योंकि हमको 1 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 60/n सेकेंड। सेकेंड हमको समय निकालना था, हमने वहां पे क्या निकाल दिया, चक्कर निकाल दिया। मतलब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको समय निकालना था, क्योंकि यहाँ पर टी चाहिए, समय चाहिए। ठीक है, तो 1 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 60/n चक्कर। अब हम यहाँ क्या क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो d5 बराबर हो गया p5 और dt बराबर क्या हो गया, 60/n। अभी क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, तो n p5/60। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ कि अगर कोई ये n है और ये s है, ये s है मान लीजिए, इसमें एक कंडक्टर अगर घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें इतना वोल्ट उत्पन्न होगा। लेकिन जनरेटर में एक कंडक्टर तो नहीं होता है ना, कंडक्टर बहुत सारा होता है। तो उसको हम कंडक्टर की संख्या को हम मान लेते हैं जेड। हो सकता है 10 कंडक्टर हो, 20 कंडक्टर हो, 40 कंडक्टर हो, 100 कंडक्टर, हजारों कंडक्टर होता है। बड़ा जनरेटर में हजारों का लाखों कंडक्टर, लाखों कंडक्टर होता है। ठीक है, तो उसको हम जेड, कंडक्टर की संख्या को हम मान लिए जेड। तो जैसे 1 सेकंड में अगर यहाँ पे समझिएगा कि एक कंडक्टर में इतना हो रहा है, तो अगर 10 कंडक्टर रखेंगे तो ज्यादा होगा, 20 कंडक्टर रहेगा तो उससे ज्यादा होगा, क्योंकि कंडक्टर का मान हम बढ़ाएंगे तो ईएमएफ का मान क्या होगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जेड से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा, क्योंकि जेड का मान बढ़ाएंगे तो ईएमएफ का बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो n/p5/60। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वैल्यू है n/p5 मिल गया आपको, 60 में मिल गया। ए है, ये क्या है कि वो जो जनरेटर है, वो जो डीसी जनरेटर है, वो कौन सा टाइप का है आपका, उसमें बाइंडिंग क्या है, टाइप का नहीं मतलब बाइंडिंग क्या है, लैप बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग है। क्योंकि ये लैप बाइंडिंग, हम वेव बाइंडिंग, आपका एक चैप्टर पढ़ना है, सॉरी आपका एक चैप्टर पढ़ना है, वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, डीसी मशीन का बाइंडिंग। वो सेकंड ईयर का चौथा चैप्टर है, डीसी मशीन का बाइंडिंग। उस बाइंडिंग में हम बात करेंगे कि
लैप बाइंडिंग क्या होता है, वेव बाइंडिंग क्या होता है, उसमें हम ये भी बात करेंगे ये क्या होता है, जो हम पैरेलल पाथ की संख्या बोल रहे हैं वो क्या होता है। तो ये डिपेंड करता है पैरेलल पाथ की संख्या पे कि जो ये बाइंडिंग, मान लीजिए ये आर्मेचर था, ये आर्मेचर है, आर्मेचर में बाइंडिंग किस प्रकार का किया हुआ, लैप बाइंडिंग है या वेव बाइंडिंग है, तो ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि ये जब हम बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग का मैटर है, तो बाइंडिंग जब हम बात करेंगे तो बाइंडिंग में हम इसको ले लेंगे, क्योंकि वो चौथा चैप्टर हमको बाइंडिंग अलग से पढ़ाया गया, इसमें बाइंडिंग नहीं दिया गया, अभी हम बात भी करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फिर शुरू से बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में ले लेते हैं इसको, ऐसे समझिए। ये फैराडे का नियम से क्या निकला, d∅dt, ये पोल की संख्या जितना बढ़ाएंगे फाई का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो p∅ हो गया, और ये हो गया प्रति सेकंड चक्रों की संख्या इतना हो गया, लेकिन एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 60/n, क्योंकि ठीक है। अब dt का मान रख देते हैं, तो p∅ 60/n, ठीक है, p∅ यहाँ से आ गया, dt में रखा गया, dt में, क्योंकि d∅/dt हुआ, dt में रखा गया, और t के जगह पर लिखा गया 60/a, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n p∅/60 वोल्ट हो गया। अब इसमें क्या है, कंडक्टर की संख्या जैसी बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसमें 2 कंडक्टर है, 4 कंडक्टर है, 5 कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर की संख्या बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उसका मान बढ़ते जाएगा। तो ये जो z है, ये z आपको दिख रहा है pnz∅/60a, ये हो गया आपका कंडक्टर की संख्या। ठीक है, अब इसमें है जो ये डीसी जनरेटर में टोटल, एक्चुअली मिस्टेक हो गया, टोटल होगा, टोटल, ठीक है, टोटल उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, NZP∅/60 है। ये जो है पैरेलल पाथ की संख्या है, पैरेलल पाथ की संख्या है, जो कि हम लोग बाइंडिंग में बात करेंगे, जब हम बाइंडिंग बात करेंगे, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, डीसी जनरेटर का, तो उसमें हम लोग बात करेंगे पैरेलल पाथ की संख्या क्या होता है, क्या होता है ये। ठीक है, तो ये फाइनली ये आपका इक्वेशन निकल गया, इस पर जो भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस पे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि देखिए ई बराबर क्या हमने नोट किया था, यहाँ पे देखिए ई बराबर क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया ई बराबर है डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्यू बराबर क्या है चुंबकीय फ्लक्स, जेड बराबर क्या है चालकों की संख्या, एन बराबर क्या है आर्मेचर की घूर्णन गति आरपीएम में। ठीक है, और पी बराबर पोल की संख्या, और ये बराबर है आर्मेचर में बाइंडिंग समानांतर पथों की संख्या। इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, अगर समझ में आया तो भी कमेंट करिए, नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट करिए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हमको वीडियो बनाने में क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, ये भी आपको आपकी तरफ से फीडबैक की ज़रूरत है, तो काइंडली आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे, मतलब दूसरे वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीसी जनित्रों की वर्गीकरण, आर्मेचर की प्रतिक्रिया, कम्यूटेशन, इंटरपोल, डीसी जनरेटर को अगर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, कैसे जोड़ना है, क्या क्या उसका फैक्टर दोनों का सेम होना चाहिए, डीसी जनरेटर में कौन कौन सा लॉस होता है, उसका इफिशियंसी क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम्यूटेटर भी है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना आपको जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।